आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान एवं पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिए पीएससी बहुत ही नजदीक है, अपना क्विक रिवीजन करने के हिसाब से मैं ये लेकर आ रही हूँ। दिव्यास्त्र टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बड़ी और छोटी आंत कितने भागों में विभक्त होती है? दोस्तों जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि बड़ी और छोटी आंत कितने भागों में विभक्त होती है। तो दोस्तों दो भागों में, एक ड्यूडेनम और एक इलियम, और बड़ी आंत जो होती है वो कोलोन और रेक्टम में विभक्त होती है। याद रखेंगे दो भागों में विभक्त होती है। विभाग की बात पूछी गई है। नेक्स्ट, पित्त की प्रकृति कैसी होती है? जो पित्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों क्षारीय होता है। याद रखेंगे कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो ये कहाँ से निकलता है? दोस्तों यकृत से निकलता है, लीवर से। देखिए यदि हम बात देखते हैं कि जो 7.7% जो होता है वो पानी होता है, और पानी का जो है ना कितना, लगभग 85%, 12% वर्णक, 0.7% होते हैं लवण, और साथ ही साथ दोस्तों 0.28% क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो कि भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, भोजन में पाचक रस मिलाने में सहायक होता है। श्वसन क्या होता है? दोस्तों श्वसन होता है कि देखिए O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन होकर ऊर्जा निर्माण करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अर्थात भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ये नहीं है दोस्तों कि O2 लेना, CO2 छोड़ना। याद रखेंगे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन होकर ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे इसका रंग जो होता है वो बैंगनी होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पर आपको अपना डाउट क्लियर करना है। हीमोग्लोबिन का खुद का रंग बैंगनी होता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन जो है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तब इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, और आरबीसी में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लिंगेटा कहाँ पाया जाता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, वैसे तो मेडुला ऑब्लिंगेटा दोस्तों ये मेरु रज्जु में उपस्थित होता है, जो गर्दन से लेके जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, रीढ़ की हड्डी है, वहां तक दोस्तों मेरु रज्जु उपस्थित होता है। और चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, गर्दन नहीं है या फिर रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो आंसर क्या करेंगे हम? मस्तिष्क में कर, मस्तिष्क इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये वही मेडुला ऑब्लिंगेटा है जो कि शरीर की, हृदय की धड़कन हो गया, छींक, खांसी जैसी अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये मस्तिष्क का ही भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ या कक्ष वाला होता है? मनुष्य का जो कोष्ठ है वो 4 कक्षों वाला होता है। दोस्तों आप सभी कमेंट जरूर किया करें। देखिए कमेंट से ही मेरा जो है वो हौसला अफजाई होती है ना, मोटिवेशन मुझे मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, या फिर क्या सुधार करना है, या फिर आप कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस चाहते हैं। तो आप सभी जो है वो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका अभी कौन सा टॉपिक जो है वो रिवीजन नहीं हो पाया, और कौन सा टॉपिक का आप रिवीजन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मनुष्य शरीर में जो कशेरुक दंड है वो कितने कशेरुकों से मिलकर बना होता है? मनुष्य में जो कशेरु दंड है वो कितने कशेरुओं से मिलकर बना होता है? तो याद रखेंगे 33 कशेरुओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य को सीधा रखने में दोस्तों मेरुदंड काम करता है, कशेरुक दंड जो है वो काम करता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और यही ग्रंथि है जो मस्तिष्क में उपस्थित रहती है। याद रखेंगे मस्तिष्क में उपस्थित रहती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और साथ ही साथ दोस्तों ये अन्य, जैसे कि जो हम बात करें है ना, वृद्धि हार्मोन हो गया, सोमेटोटॉपिक हार्मोन है, और बाकी जितने भी जो TSH है, इन सभी को नियंत्रित करने का काम करती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के बराबर होती है। कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? दोस्तों कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? दोस्तों मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, और हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण होता है। प्लेग दोस्तों ये भी जीवाणु के कारण होता है। एड्स की बात करें तो जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और जो मलेरिया होता है दोस्तों ये प्लाज्मोडियम, याद रखेंगे प्लाज्मोडियम के कारण होता है। कौन सा?
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, और मादा एनीफिलीज तो आपको याद आ ही गई होगी। नेक्स्ट, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद कवकों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जबकि कवकों के अध्ययन को दोस्तों माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों का। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फेंको किसको? शैवालों को फेंको। फेंको किसको? शैवालों को। तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और माइकोलॉजी आ जाता है तो कवक। जब कवक आ जाते हैं तो हमने किसको याद किया? माई को याद किया। नेक्स्ट, आनुवांशिक कोडों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आनुवांशिक जो कोड है उनका प्रतिपादन जो है वो हरगोविंद खुराना जी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, आनुवांशिक कोडों का प्रतिपादन हरगोविंद खुराना जी। दोस्तों, जो जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। जो जंतु विज्ञान के जनक है वो कौन है? अरस्तु है। लुई पाश्चर के द्वारा क्या किया गया था? लुई पाश्चर के द्वारा दोस्तों सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है इन्होंने। किसे? लुई पाश्चर को। जो सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, उसका जनक कहा जाता है लुई पाश्चर को। और साथ ही साथ दोस्तों रोनाल्ड रॉस जो है, रोनाल्ड रॉस यही है जिन्होंने मलेरिया की, याद रखेंगे, मलेरिया की दवा बनाई थी, है ना, प्लाज्मोडियम की खोज की थी मादा एनीफिलीज में। तो याद रखेंगे मलेरिया की दवा बनाने का काम किया था। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, पारिस्थितिकी अलग है और पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। याद रखें, मतलब शब्द प्रयोग अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले रिटर महोदय ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, और जो कि वर्ष 1868 में इन्होंने प्रयोग किया। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दोस्तों अर्नेस्ट हैकल की। तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया था 1935 में। तो पारिस्थितिकी शब्द पूछा है जो कि रिटर महोदय ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक पारिस्थितिकी की शाखा नहीं है? तो प्राणी पारिस्थितिकी है, पादप पारिस्थितिकी है, विकिरण पारिस्थितिकी है। तो अर्थात इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी की सभी जो है वो पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी कारक इनमें से कौन सा नहीं है? पारिस्थितिकी का कारक जो है वो कौन सा नहीं है? प्रकाश है, मृदा है, ताप है। ये तीनों के तीनों कारक होते हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, सहजीवन में देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या सही है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, सत्य है, तो ये पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, सहजीवन में जीव किस प्रकार से संबंधित रहते हैं? दोस्तों, सहजीवन में यदि हम बात कर रहे हैं, देखिए, एक जीव जो है वो दूसरे जीव पर क्या होता है? निर्भर होता है। और दो विभिन्न जीव एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सहजीवन कहा जाता है। तो किस प्रकार से संबंधित रहते हैं? दोनों लाभ की स्थिति में रहते हैं। दोनों लाभ की स्थिति में रहती है कि तुम हमारी आवश्यकता की पूर्ति करो, हम तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति। यही क्या कहलाता है? सहजीवन कहलाता है। दोनों लाभ की स्थिति में रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? दोस्तों, 2 घटक होते हैं। अब आप कहेंगे ये 2 घटक कौन से होते हैं? दोस्तों, एक जैविक घटक होता है और एक होता है कौन सा घटक? अजैविक घटक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आता है उत्पादक, उपभोक्ता। ये किसके घटक है? जैविक घटक के। अजैविक घटक के कौन कौन से होते हैं? अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु। याद रखें। ई वार्मिंग पारिस्थितिकी आधार पर पौधे कितने भागों में वर्गीकृत होते हैं? तो ई वार्मिंग पारिस्थितिकी के अंतर्गत दोस्तों 5 प्रकार से, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 5 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। जलोद्भिद, समोद्भिद, मरोद्भिद, मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे। ये कैसे होते हैं दोस्तों? आपको याद रखना है कि 5 प्रकार से विभक्त होते हैं। नेक्स्ट, हेलोफाइट्स और हीलोफाइट्स क्रमशः किस प्रकार के पौधे हैं? तो जो देखिए, हेलोफाइट्स होते हैं अधिक सांद्र पौधे, और जो मिट्टी या दलदली मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हीलोफाइट के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखें, जो अधिक सांद्रता वाले पौधे हैं इन्हें हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, और मृदा में दलदली मिट्टी में उगने वाले पौधों को हीलोफाइट्स कहा जाता है।
एरिमोफाइट क्या होते हैं? एरिमोफाइट रेगिस्तानी स्थान पर, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट कहा जाता है, जबकि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमोफाइट। तो जो बालू में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेमोफाइट कहा जाता है। और अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्सीलोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो आ से अम्लीय, आ से ऑक्सी, तो याद रखें ऑक्सीलोफाइट होता है अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोफाइट किसे कहा जाता है? तो क्लोरोफाइट जो होती हैं वो झाड़ीदार पौधों को कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। आप कॉपी पेन जरूर रखें और इन्हें नोट डाउन जरूर करते चलें। प्रदूषण तथा प्रदूषक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों प्रदूषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। आप कहेंगे तो हमने तो इतने सारे प्रदूषण पढ़े। दोस्तों 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है मानव जनित प्रदूषण होता है और एक होता है, बात करते हैं तो प्राकृतिक प्रदूषण होता है। तो 2 प्रकार हो गए। अब बात करते हैं प्रदूषक की, तो प्रदूषक भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है दोस्तों जैव निम्नीकरण प्रदूषक और एक होता है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाउस की उत्तरदायी गैस कौन सी नहीं है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों यदि हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सभी जो है वो उत्तरदायी होती हैं। इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जबकि बात करें मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो ये सब जो है ये भी गैसें जो है वो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन में ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट जल प्रदूषण के कारण, देखिए कौन है नहीं है ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है पूछा है। तो दोस्तों जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती? टाइफाइड जल प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैजा, ये भी होता है। मलेरिया नहीं होता दोस्तों, जल प्रदूषण के कारण जो है वो मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया जो कि साफ पानी या दलदल में पैदा होते हैं, इसका प्रदूषण से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होता है। और बाकी चाहे वह हैजा हो, पीलिया हो, टाइफाइड हो, गंदे पानी के कारण होता है। ल्यूकेमिया किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? ल्यूकेमिया दोस्तों, ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या है? एक रक्त कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहा जाता है और जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण होता है। याद रखेंगे जिसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो है वो अनियमित तौर पर बढ़ जाती हैं ल्यूकेमिया में, है ना, और जो आरबीसी है वो बनना बंद हो जाता है। श्वेत रक्तकणिकाएं जो है वो अधिक बन जाती है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है और आरबीसी कम हो जाती है, ब्लड कैंसर कहलाता है। याद रखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण होता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वर्ष 1972 में, और तब से ही दोस्तों क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे 5 जून को ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्रोध और उत्तेजना किस प्रकार के प्रदूषण का प्रभाव है? दोस्तों जब ध्वनि प्रदूषण, इसीलिए कहा जाता है कि जो है वो ज्यादा हॉर्न या तेज आवाज में बात या चिड़चिड़ापन का जो कारण होता है वो ध्वनि प्रदूषण होता है। याद रखेंगे। और ग्रीन मफलर योजना जो है, याद रखें बहुत आईएमपी है, ग्रीन मफलर पूछा जाता है। ये ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो प्रोजेक्ट है ये किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारक क्या है? ओजोन परत अभी मैंने बताया था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओजोन परत क्षरण का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, यदि 15 किलोग्राम के लोहे और 6 किलोग्राम के स्वर्ण पिंड को एक समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो सबसे पहले नीचे कौन सा पिंड आएगा? दोस्तों दोनों के दोनों जो पिंड होंगे वो एक साथ आएंगे। इसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि लोहे की जगह या 2 पिंडों को एक साथ छोड़ा जाता है तो सबसे पहले कौन आएगा? तो दोस्तों दोनों एक ही साथ आएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो जी है वो भार पर निर्भर नहीं होता। क्या जो है, जो जी होता है वो भार पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात दोनों जो है वो समान रूप से आएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है? देखिए यदि हम बात करते हैं, है ना,
यदि हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर यदि बात कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ध्रुवों पर जो है वो जी का मान क्या होता है, तो याद रखें ध्रुवों पर जी का मान जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट, श्यानता किसका गुण है? दोस्तों जो श्यानता आईएमपी क्वेश्चन है, श्यानता जो है अर्थात द्रव के बहने की प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों द्रव और गैस के मध्य इनकी परतों के बीच में घर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये बहने का ही गुण क्या होता है, द्रव और गैस के बहने का ही गुण क्या होता है, श्यानता होती है, याद रखें। और ये एक प्रकार का विरोधी बल है, जिस प्रकार घर्षण है उस प्रकार ये भी एक विरोधी बल है द्रव और गैस का। रडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रडार जो होती है उसमें रेडियो है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है, और इसमें दोस्तों रडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। केपलर ने किससे संबंधित नियम दिए थे? तो केपलर महोदय ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे पृथ्वी से दिखने वाला चमकीला, सौरमंडल का पृथ्वी से दिखने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे पृथ्वी की भगनी बहन कहा जाता है, याद रखें कौन सा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, और ये क्या है, शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, देखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो क्या है, ये सूर्य का सबसे निकटतम कौन सा तारा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी है ना, तो और सिरिस, ये सभी क्या है, तो ये सूर्य से संबंधित है, और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा इनमें से कोई नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट जरूर करें। टरबाइन किस ऊर्जा को किसमें बदलती है? तो जो टरबाइन होता है दोस्तों में गतिज ऊर्जा को ये घूर्णन ऊर्जा में बदलने का काम करती है, तो गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और घूर्णन ऊर्जा से ही फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नदी जल परियोजना में टरबाइन का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये गतिज ऊर्जा को पहले घूर्णन ऊर्जा में और घूर्णन ऊर्जा फिर बाद में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, याद रखेंगे। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों जो पोटेशियम है इसका लैटिन नाम है कैलियम, क्या कहते हैं, कैलियम के नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है? तो यह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के होते हैं, बिल्कुल 1:2:1 में विभक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अकार्बनिक यौगिक होते हैं, नहीं, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का यौगिक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल सही, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार का होता है, आप ये याद रखें, है ना। नेक्स्ट, साइनोकोबालेमिन किस विटामिन का नाम है? दोस्तों विटामिन B12 को ही साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जबकि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी। पेलिग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, और बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। वसा में विलेय विटामिन कौन सा है? ये मेन में आया हुआ था क्वेश्चन कि वसा में विलेय कौन सा विटामिन होता है, तो याद रखेंगे जो वसा में विलेय विटामिन है वो है दोस्तों ए और डी, क्योंकि बी और सी जो होती हैं, बी और सी ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होती है, बी और सी। तो बी और सी तो क्या हो गए, जल में घुलनशील है, और बाकी जो ए हो गया, डी है, ई है, के है, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिकाओं में वृद्धि तथा मरम्मत का कार्य कौन करता है? तो कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है, और दोस्तों प्रोटीन याद रखेंगे कि प्रोटीन जो है हार्मोन्स के संश्लेषण में भी भागीदार होता है, टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत में भी प्रोटीन। मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो जो मैरास्मस रोग है आईएमपी है दोस्तों, याद रखें मैरास्मस रोग जो होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन की कमी से होता है। और मैरास्मस जो है जिसे सूखा रोग के नाम से जाना जाता है, क्वासी योरकर होता है, मैरास्मस, ये सब बच्चों में होते हैं,
और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ना कि विटामिन की कमी से। विटामिन शब्द फंक के द्वारा कब दिया गया था? तो याद रखें, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911-12, तो लेकिन 11 याद रखें कि 1911 में दोस्तों विटामिन शब्द जो है वो फंक महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, फास्फोरस हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? दोस्तों ये दांतों के लिए, वसा के पाचन के लिए और खास करके हड्डियों के विकास के लिए अर्थात सभी के लिए जरूरी होता है फास्फोरस। याद रखेंगे, यदि एक क्वेश्चन आया था कि जो पक्षी हैं, पक्षी में किस प्रकार पक्षियों की हड्डी में क्या उपस्थित होता है? फास्फोरस उपस्थित होता है। और हमारे भी शरीर की जो हड्डियां हैं उसमें फास्फोरस उपस्थित होता है। याद रखें, हड्डियों के विकास में फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव मुख में कितने जोड़ी दांत होते हैं? तो मानव मुख में 16 जोड़ी पूछा है, ना कि कितने दांत होते। कितने दांत होते तो 32 करते, कितने जोड़ी पूछा है तो 16 जोड़ी क्या होते हैं? दांत होते हैं। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो याद रखें 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जिनमें चवर्णक जो दांत होते हैं वो नहीं होती हैं। सार्वभौमिक दानदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। और ए भी क्या होता है? ले सकता है किसी भी का, यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे, देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम अर्थात थुम्बा है ना, तो याद रखिए ये कहाँ पर है? केरल में। विक्रम साराभाई जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है, और ये अनुसंधान केंद्र जो है 21 नवंबर 1963 को स्थापित किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, केरल। शार का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? दोस्तों ये अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है शार। याद रखें, श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज की बात कर रहे हैं। इसका नाम शार का पहले जो नाम था, देखिए शार का अब नाम हो चुका है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखेंगे, शार पहले नाम था, ये प्रमुख एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान केंद्र है, और अब इसका नाम जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो चुका है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे पुलिकट झील है। भारत का प्रथम उपग्रह भारत में किस राज्य से छोड़ा गया था? तो भारत का प्रथम उपग्रह दोस्तों ये पहली बार भारत से छोड़ा ही नहीं गया था, आर्यभट्ट की बात हो रही है दोस्तों। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जो कि 19 अप्रैल वर्ष 1975 को स्वदेश निर्मित था, लेकिन छोड़ा कहां से था? तो सोवियत संघ के बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र के इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से प्रारंभ माना जाता है? तो याद रखेंगे वर्ष 1962 में ही परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। परमाणु ऊर्जा विभाग कब? 1948 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी, और परमाणु ऊर्जा विभाग ने ही अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। तो वर्ष 1962 से ही अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। और इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो याद रखेंगे, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। नेक्स्ट, इनकॉस्पर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इनकॉस्पर आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। इनकॉस्पर का पूरा नाम है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये इसरो की ही दोस्तों एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ष देखिए, वर्ष 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकॉस्पर को ही पुनर्गठित किया गया और इसे इसरो में बदल दिया गया। याद रखेंगे। यहाँ तक रहते हैं दोस्तों 50 क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आज शाम को ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम अंतरिक्ष और विज्ञान के अदर क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं शाम को इसी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। धन्यवाद।